नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और कार्यक्रम में एक बार फिर से कई सेगमेंट पर बात करेंगे, लेकिन होंगी कई सारी जानकारियां भी। तो सबसे पहले आप कागज और पेन उठाइए और नोट डाउन कीजिए हमारा फ़ोन नंबर 0755 भोपाल का कोड है, क्योंकि अगर भोपाल से बाहर आप लगाएंगे तो आपको इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। और 26600049 ये हमारा फ़ोन नंबर है। आप टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि निःशुल्क सेवा है। तो 1800233040 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। आज जो महत्वपूर्ण विषय, सबसे पहले तो ये बता दें कि आज की तिथि क्या है, क्योंकि उसी से जुड़ा हमारा आने वाला सब्जेक्ट भी है। तो चलते हैं आज की तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 289 ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा 17 मई 2022 और दिन है मंगलवार। दिन तो गर्मियों के भी चल रहे हैं, तो गर्मियों के दिन में क्योंकि अब बिल्कुल बोल रहे हैं कि ढेर सारा पानी पीने के लिए डॉक्टर हमेशा सलाह देता है, तो कृपया करके आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि खूब सारा पानी पीना है। क्योंकि मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि 70% पानी है हमारे शरीर में, तो पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिएगा। तो आज जो हमारे गेस्ट स्टूडियो में हैं, आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दर्शकों को आज का विचार बता देते हैं, क्योंकि एक विचार पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो कम से कम हम अपने दिन को तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। आज का विचार कहता है कि गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ज़िंदगी आसान हो जाती है ना। तो अब बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में हुनर भी अपनाना चाहिए, जब जंग अपनों से हो ना तो हार जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महत्वपूर्ण सेगमेंट, जिसके बारे में मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आज का जो हमारा विषय है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। आज 17 मई हो, 17 मई को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको विषय बता देते हैं, उच्च रक्तचाप एवं हृदय संबंधी बीमारियाँ। जी हाँ, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है और विश्व दूरसंचार दिवस भी मनाया जाता है। तो फिलहाल तो आज हम विश्व रक्तचाप दिवस विशेष इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान विशेष रूप से आपके दिल का ख्याल रखने के लिए जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सव्यसाची गुप्ता जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में बताएंगे। एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट और फिजिशियन है, और ये आपको बताएंगे कि किस तरह से उच्च रक्तचाप से ख्याल खुद का रख सकते हैं। भाई आखिर इतना टेंशन हो गया, भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, तो डॉक्टर साहब से यही जानेंगे सबसे पहले कि आखिर हाइपरटेंशन होता क्यों है और ये है क्या। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो बताइए कैसे रखें फिर दिल का ख्याल, हाइपरटेंशन क्या है? जी, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप। नॉर्मल में हम लोगों का ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 रहता है। हाँ। अगर ये ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर चला जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं। इन लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कई सारी बीमारियां आपको साथ में जुड़ जाती है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिसको हो जाता है उसको एज सच कोई सिम्टम नहीं आता है, तो वो इसलिए कभी चेक करवाने नहीं जाता है, ना ही वो दवाई खाने में अपनी रुचि रखता है। उन्हें लगता है कि दवाई खाओ या नहीं खाओ, मेरी लाइफस्टाइल तो वैसी ही है, तो इसीलिए वो लोग ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज करते हैं और उसी का खामियाजा आगे चल के भुगतना पड़ता है तरह तरह की अलग अलग बीमारियों के रूप में, जो मैं आगे बताता चलूँगा कि ब्लड प्रेशर के टारगेट ऑर्गन्स कौन से हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन्स को ख़राब कर देते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मेन जो है उच्च रक्तचाप, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर हो। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड प्रेशर वो चेक करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन हो गया। कम से कम 3 रिकॉर्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए अलग अलग ड्यूरेशन की, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर हो, तब जाके हम किसी को दवाई देने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भी हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए। अब लाइफस्टाइल चेंज जो है वो किस तरीके से करने का है कि आपका बॉडी वेट जो है वो कंट्रोल में रहे। तो नॉर्मल में अब बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट क्या होता है कि अपन ने हाइट नाप लिया इंसान का, सपोज करें कि 175 सेंटीमीटर से, उसको माइनस कर दीजिए 100, तो जो अंक बचा वो आपका आइडियल बॉडी वेट है। मतलब हाइट इन सेंटीमीटर -100 इज इक्वल टू योर
आइडियल बॉडी वेट। ठीक उस बॉडी वेट के ऊपर अगर आपका बॉडी वेट हो रहा है तो आप पहले ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हो, फिर आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हो। ओके। हम भारतीयों का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है अपना बेली फैट, पेट जो है वो बहुत जल्दी बड़ा हो बिल्कुल जाता है। सही। जी। इस कारण से विदेशी लोग बोलते हैं कि हमें इंडियंस को पहचानने के लिए ऊपर और नीचे का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीच से देख लो देख लें तो समझ तो में आ हमें जाएगा पता चल भारतीय जाएगी है। ये भारतीय है। तो भारतीयों का अब भारत जो है वो कैपिटल बन गया है हाइपरटेंशन का, हार्ट डिजीज का और डायबिटीज़ का। पूरे वर्ल्ड में जितने पेशेंट हैं सबसे ज़्यादा पेशेंट आज भारत में हैं। और क्योंकि अपने यहाँ पे एजुकेशन लेवल, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे आपके पास सवाल आने वाले हैं। तो इसी तरह से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से, और देखते हैं उनका क्या सवाल है आपके लिए। बहुत बहुत स्वागत है नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या है, और दूसरी चीज के लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने सिर दर्द है, नाक से खून आना है, धुंधलापन दिखाना, चक्कर आना, मुंह में खून आना, सांस तेज चलना, सांस लेने में तकलीफ, दिल की धड़कन बढ़ जाना, थकान महसूस होना, इसके अलावा और कौन से लक्षण हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आधे से ज्यादा जानकारी तो आप ही को है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, उनने कहा कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, पहला प्रश्न उनका ये था। तो ब्लड प्रेशर का जो कारण है उसमें 95% हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई कारण ना हो। ठीक। 5% केसेस में किडनी की बीमारी या कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम हो या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो तो ये पाया जाता है। तो नॉर्मल में आज के दिन में अब ब्लड प्रेशर के कैपिटल अपन इंडिया क्यों बन गई है, उसके लिए अपन ही जिम्मेदार है। जो लाइफस्टाइल है अपनी वो अपन ने बहुत बिगाड़ ली है। जो पहले साइकिल चलाया करते थे या पैदल चला करते थे, आज के दिन में वो सब कुछ बंद हो गया है। साइकिल आजकल सिर्फ घर के अंदर ही रहता है, और किसी को इच्छा होती है तो वो घर के अंदर साइकिल चलाता है। वैसे तो वो लेता जरूर है साइकिलिंग करने के लिए, लेकिन कपड़े ही सूखते हैं उसमें, नॉर्मल में देखा जाए ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, ट्रेडमिल ले लेते उसमें भी कपड़े सूखते हैं, ये साइकिल ले लेते उसमें भी। और आदमी तब तक एक्सरसाइज नहीं करता जब तक कि उसे पता चल नहीं जाए कि अब मेरे को जीना मुश्किल है अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो मार मार के हम लोग एक्सरसाइज कराते लोगों को। तो लाइफस्टाइल में जो है कि पहला चीज़ ये है कि एक्सरसाइज कम हो गई। हाँ। दूसरा ये हो गया कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। फिर आज से 30-40 साल पहले चले जाइए तो स्ट्रेस लेवल इतना हाई नहीं था। आजकल एक छोटे से छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस लेवल रहता है। उनकी मार्क्स जो रहती है वो 98, 99, 100 के रेंज में चलता है, जो उन्हें नंबर चाहिए रहते हैं एग्जाम में, उससे कम में उनके लिए कुछ नहीं होता। तो इस वजह से उनका स्ट्रेस। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका खान पान का स्टेटस बहुत खराब हो गया। ये जो फास्ट फूड आ गए, ये फास्ट फूड के अंदर पूरे सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, क्या मैं एक पॉलीअनसैचुरेटेड। सवाल रखूं आपसे? कोरोना काल के बाद, मतलब उन 2 सालों के बाद भी लाइफस्टाइल अभी भी वैसे ही है? कितने प्रतिशत लोग होंगे जो अब ख्याल रखने लगे होंगे अपना? उनने जो ख्याल रखा है वो मास्क पहनने का और हाथ को सैनिटाइजर से धोने का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है। बीमारियां इसलिए कम हो गई क्योंकि वो लोग घर से बाहर नहीं निकले, तो प्रदूषण से वो लोग बचे रहे। जी। प्रदूषण अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का। साथ में जो अपना भोजन रहता है उसमें जो कीटनाशक की मात्रा है वो एक बहुत बड़ा कारण रहता है सारी बीमारियां होने का। तो जो लाइफस्टाइल की बात कर रहा था, उस लाइफस्टाइल में ये है कि अपन सीडेंट्री लाइफस्टाइल में आ गए, मतलब कुर्सी में बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल कम करते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ गई है, मतलब पेट के आसपास की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खाने में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, जितने फास्ट फूड रहते हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया जाता है या जो सॉल्ट की मात्रा रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और इतनी बार तली हुई चीज़ें रहती है कि उसमें इतना फैट हो जाता है कि उस वजह से अपनी जो खून की धमनियाँ हैं जिसको आर्टरीज कहते हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है, और इस वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। एक एक ऑर्गन में जैसे स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह से चीज़ें चेंज तो हुई हैं, लेकिन अभी भी उसे स्वीकार करने में समय तो लग रहा है बहुत। लेकिन एक ट्रेंड जैसे अच्छा देखने में आता है कि जब हम लोग छोटे थे तब आज हमने कभी सुना नहीं था कि जिम जाते हैं कोई। हाँ। क्योंकि उस समय जिम का कोई ट्रेंड ही नहीं था, और आजकल ये एक नए ट्रेंड में आ गया है। हाँ। लोग हर दूसरे मोहल्ले में एक न एक जिम आपको मिल जाएगा। हाँ। तो कुछ कम से कम यंगस्टर्स लोग उसमें कार्डियो कर लेते हैं, ट्रेडमिल में दौड़ लेते हैं, या उससे ओपन उन जिम लोग- हो गए, अब गार्डन में ये गार्डन में है। तो जागरूकता तो बढ़ रही है, क्योंकि जब ये लोग देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक न एक खबर आई जाता है कि इनको हार्ट अटैक पड़ गया और ये स्वर्ग सिधार गए, जी तो आदमी डरा हुआ है। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से, ऋषि मोहन जी, और उनका सवाल भी सुन लेते हैं। जी ऋषि मोहन जी, स्वागत है।
ऋषि मोहन जी, आवाज पहुंची आप तक? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हृदय की जो दीवार होती है, बॉल हृदय की जो दीवार होती है जी, वो मतलब ऊंची हो गई है और जो खून का संचरण जो सही रूप से नहीं हो पा रहा है और सांस लेने में दिक्कत होती है, जो जीने वगैरह चढ़ते हैं या बहुत जल्दी थकान हो जाती है, हाँफनी जैसी आती है, तो ऐसे में क्या सावधानियां रखने चाहिए? जी, शुक्रिया ऋषि मोहन जी। इनका ये ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे हैं जिन्होंने ये बात बताई होगी कि इनके हार्ट की दीवार मोटी हो गई है। अच्छा। तो इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो अपने हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उसमें से मेन चैम्बर अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो पूरे शरीर को खून पंप करता है। तो जब अपना ब्लड प्रेशर या रक्तचाप ज़्यादा होता है तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से वो मसल्स जो है वो मोटा हो जाता है। हार्ट की मसल की दीवार बोल रहे हैं ना, जो मोटी हो गई है, तो वो मोटी हो जाती है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो एक बार हार्ट का मसल्स जब ठीक हो जाता है तो उसकी खून की रिक्वायरमेंट पर्सनल बढ़ जाती है, इस वजह से वो हार्ट का मसल थकने लगता है। जैसे जैसे हार्ट का मसल धीरे धीरे थकने लगता है तो उसकी आकार हार्ट की बड़ी हो जाती है, जिसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन। और उसके बाद वाला स्टेज होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब वो फेल हो जाता है। नॉर्मल में हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 65% एंड अबव रहता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हार्ट के अंदर 100 ml खून आया तो वो 65 ml खून एक बार में पंप करके बाहर कर देता है। ये पंपिंग एक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाती है और लोगों की पंपिंग एक्शन 30%, 32% या उससे भी कम चली जाती है। उसको हम कहते हैं कि इसको हार्ट फेलियर हो गया। अब जब ये हार्ट पंप नहीं कर पाता खून, तो ये जैसे बता रहे हैं कि सीढ़ी चढ़ने जाओ तो सांस फूल जाती है। तो ये इसलिए कि मसल्स को जितना खून चाहिए आपके हाथ पाँव के और बाकी शरीर के, उनको उतना प्रॉपर खून नहीं मिल पाता, इस वजह से उनकी सांस फूलने लगती है। तो क्या खून का गाढ़ापन भी इसका एक कारण हो सकता है? खून का गाढ़ापन एक कारण है। इसी में मैं आ रहा था कि अब अपन को उस हार्ट को आराम दिलवाना है, तो आराम दिलवाने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। भी इसको एक तो ब्लड प्रेशर को कम कर दिया जाए ताकि उसको ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट में पंप ना करना पड़े। दूसरा चीज़, खून को थोड़ा पतला कर दिया जाए ताकि खून पतले होकर हर टिश्यू में पहुंच सके। तीसरा, हार्ट का रेट को कम कर दिया जाए। अगर उसका हार्ट रेट 100-110 चल रहा हो तो उसको कम करके 60 पे ले आया जाए ताकि वो हार्ट को कम मेहनत करनी पड़े। कम टाइम बीट करेगा तो कम मेहनत होगी। इस तरीके से तरह तरह की मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन अपन अगर शुरू करेंगे तो हार्ट के ऊपर का लोड अपन कम करेंगे तो हार्ट फेलियर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आजकल हार्ट फेलियर की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई है, तो वो दवाइयाँ अगर आप लेंगे तो आपका हार्ट का पंपिंग एक्शन मेरे को जो लगता है कि आपका 30-35 के आसपास होगा, वो बढ़ के 45-50 हो जाएगा। जी, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि जो लोग बीपी की दवाइयाँ लेते हैं उनके साथ ही समस्या फिर भी बनी रहती है, तो फिर उनको लगता है कि दवाई लेने से क्या फायदा। क्या ये सोच के लोग भी आ सकते हैं? क्या कारण होते होंगे इसके? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो क्या है कि आप जिन डॉक्टर से मिल रहे हैं, बीपी की दवाइयाँ एक नहीं होती, कम से कम 20 से 30 प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ होती है। हर दवाई हर इंसान के लिए नहीं बनी यानी होती उम्र है। के हिसाब से उसका उम्र के हिसाब से नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। उसमें आपका किडनी फंक्शन है, उसमें आपका लिपिड का लेवल है, उसमें आपकी बॉडी मास इंडेक्स है कि आपकी साइज़ कितनी बड़ी है। इस तरीके से तरह तरह की चीज़ें होती है कि आपको वैसोडाइलेटर दे के कम करना है। वैसोडाइलेटर मतलब खून की नसें फैलाने वाली दवाई देना है, कि आपको हार्ट रेट कम करने वाली दवाई देना है, कि आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है इसलिए पेशाब ज़्यादा कराने वाली दवाई देना है। इस तरीके से तरह तरह की दवाइयाँ रहती है। हार्ट की पंपिंग एक्शन सुधारने की जो मेडिसिन आती है, ये सारी चीजें मतलब ये लक्षण फिर कैसे समझें हम, और ये कैसे पहचाने कि हाँ यही समस्या आ रही है? ये समस्या आ रही है, ब्लड प्रेशर की समस्या तो ऐसी है कि कोई सिम्टम ही नहीं देता। अच्छा। इस वजह से पेशेंट उसको नज़रअंदाज कर देता है। ब्लड प्रेशर के सिम्टम कुछ लोगों को ही आता है, जैसे कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, नाक से खून आ जाना। ये सारे सिम्टम्स सबको नहीं होते। 100 लोगों का ब्लड प्रेशर होगा तो सिर्फ 2 या 3 लोगों में ही सिम्टम मिलता है। आम लोग डॉक्टर बने क्यों फिरते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस से कि जैसे चक्कर आते तो मेरा बीपी लो हो रहा है, या मान लो कोई और समस्या आ गई तो मेरा बीपी बढ़ गया होगा, इसलिए मुझे समस्या आ रही। तो जब तक एक्सपर्ट की सलाह ना ले लो तब तक कोई डिसाइड मत करो। एक्सपर्ट की सलाह तो लेते ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, हम जैसे अपनी क्लिनिक में बैठे रहते हैं। एक चीज गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है, नाक में से खून के बहने की समस्या, तो क्या वो भी बीपी से जुड़ी हुई है? नहीं, 2 कारण हो सकते हैं। ड्राइनेस ऑफ नोज भी हो सकता है। अच्छा। नाक सूख जाता है। जैसे आजकल ड्राई आई की बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, आंसू कम हो गए हैं, और उसी तरीके से ड्राई नोज हो जाता है, तो इसमें लिक्विड पैराफिन डालने से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। आजकल 16-16 साल के बच्चे जो आ रहे हैं उन लोगों को भी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है। अच्छा। तो प्रॉब्लम जो मैं यही जो आप बता रहे थे कि
पेशेंट खुद ही डिसाइड कर लेता है। हाँ, तो हमारे कि उसका पास बीपी कम है या ज़्यादा है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 80% पेशेंट तो हम ही को पूरा सलाह दे जाते हैं। क्या हमें इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए कि बीपी को कैसे समझना है? बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा मनोरंजन का समय हो गया है, तो हम और आप मिलकर कव्वाली सुनते हैं और दर्शकों को भी सुनवाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वक्त चुराते हैं सर से और कव्वाली की तरफ बढ़ते हैं। आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं, 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 आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं। आप जाने जहां नूर कौन मका, नूर कौन मका, सरवरे इंसो जा फख्र पैगंबरा, आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं। सुल्तान कायनात है, क्या खूब आप है, क्या खूब आप है, क्या खूब आप है। सुल्तान कायनात है, क्या खूब आप है, क्या खूब आप है, क्या खूब आप है। सुल्तान कायनात है, क्या खूब आप है। आका खुदाए पाक के महबूब आप है, आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं, खुदा कोई नहीं। अल्लाह का कमाल बनाए गए हैं आप, बनाए गए हैं आप, बनाए गए हैं आप। अल्लाह का कमाल बनाए गए हैं आप, बनाए गए हैं आप, बनाए गए हैं आप। आई नए जमाल बनाए गए हैं आप, बनाए गए हैं आप, बनाए गए हैं आप। पैदा हुआ न होगा कोई आपकी तरह, कोई आपकी तरह, कोई आपकी तरह। पैदा हुआ न होगा कोई आपकी तरह, सरकार में मिसाल बनाए गए हैं आप, आपसा कोई नहीं, खुदा कोई। लेकिन सबसे पहले फ़ोन नंबर फिर से आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। इससे जुड़े हुए आपके पास सवाल होंगे 0755266004 और 1800233040। निःशुल्क सेवा है जिसका इस्तेमाल कीजिए। सवाल रखिए डॉक्टर सव्यसाची गुप्ता जी से। कितनी आसान तरीके से आपको जानकारी दे रहे हैं। मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं ही। जैसे एक सवाल ये बनता है सर कि आंकड़े मतलब तथ्य कहीं पढ़ा है मैंने कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में हाइपरटेंशन होता है, सच है? जी, महिलाओं में हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ की कमी रहती है जब तक कि उन लोगों का नॉर्मल पीरियड्स चल रहे हैं। जब मेनोपॉज हो जाता है, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तब ये उनकी रेशियो हाई हो जाता है। तो उनको हार्मोनली बचाया हुआ रहता है, इस तरीके का डिज़ाइंड है बॉडी कि उन लोगों को ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ कम होती है। हाँ। और जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद फिर दोनों को बराबरी में ही ब्लड प्रेशर और वो होने लगता जी। है। अब इसके उलट क्या बच्चों में भी हाइपरटेंशन होता है और वो वहाँ कैसे समझें, क्योंकि बच्चा तो खुद ही नहीं समझ पाएगा। अभी अगर वर्तमान परिदृश्य से इस सवाल को रखूं तो आपसे, बच्चों में आजकल हाइपरटेंशन बहुत बढ़ गया है। ये उन लोगों को चेक कराना बहुत ज़रूरी है जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है। ओबीस हो गए बच्चे, ज़्यादा फास्ट फूड खा खा के मोटे हो गए, उन लोगों में ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की बीमारी ज़्यादा पाई गई है। तो ऐसे में जब भी आप
बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तो ये कभी ना करें कि उसका ब्लड प्रेशर ना चेक कराए। अच्छा। क्योंकि नॉर्मल में क्या है, बच्चों का ब्लड प्रेशर कोई चेक नहीं करता, सोचते कि इनको कहाँ ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अपन को ठीक। छोटे बच्चे को इससे भी जुड़ा हुआ करना है। एक सवाल है मेरे पास, लेकिन पहले मैं भोपाल से प्रदीप साहू जी का सवाल जान लेती हूँ। जी प्रदीप जी बताइएगा। प्रदीप साहू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, समय कम होता है, जल्दी सवाल रखिए। मैडम मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है जी कि जी बोल रहा हूँ। टीवी की आवाज कम कर जी, दीजिए, जी, तभी जी। सवाल रख पाएंगे। जी पहुंच रही है। मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है, क्या उच्च रक्तचाप से होने वाले खतरों को ब्लड थिनर मेडिसिन लेकर ब्लड थिनर मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे से जब भी सवाल करें तो बिल्कुल आवाज कम रखिएगा टीवी की। जी सर, जवाब। उनका प्रश्न ये है कि क्या है ब्लड प्रेशर के मरीजों को ब्लड थिनर मेडिसिन से कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं कि नहीं। ठीक। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ब्लड थिनर नहीं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाने की ज़रूरत है। अच्छा। सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जहां आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। लेकिन कई स्टडीज़ है वो ये बताती है कि अगर आपकी एज 50 प्लस हो गई है और तब आपको हाइपरटेंशन है तो ब्लड थिनर बहुत लो डोज में, मतलब एक एस्पिरिन की गोली 75 मिलीग्राम की खाने से आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो ब्लड थिनर लेना बहुत अच्छा है। चलिए, जवाब मिल गया होगा प्रदीप जी को अपना। मैं इससे पहले आपसे पूछ रही थी, बच्चों में कैसे लक्षण पहचानेंगे? मतलब वो बता नहीं सकते और कई बार हम लोग ये सोच के बैठते हैं कि बच्चे को क्या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों में जो लक्षण है वो मेनली हमें ये मिलता है कि उनको सिर दर्द होता है, हेडेक उनको ज़्यादा रहती है, खेलने में वो लोग थक जाते हैं और कभी कभी चक्कर का कंप्लेंट करते हैं। ये 3 सिम्टम अगर किसी भी बच्चे को आ रहा है तो उसका आप रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि हो सकता है कि उसका बीपी बढ़ गया हो। बीपी में तरह तरह के वेरिएशंस रहते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग में बीपी हाई रहता है, रात को सोते में बीपी लो होता है। अच्छा। ठीक है ना। जब अपन सो रहे हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को भी सो जाना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। लेकिन कुछ लोगों में रात को सोते वक्त ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, उन पेशेंट्स को कहते हैं रिवर्स डिप पेशेंट। रिवर्स डिप उल्टा है उनका। तो इन लोगों में हार्ट अटैक की और स्ट्रोक की होने की चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इसलिए हम लोग एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कहलाता है, वो लगा यही देते कारण हैं। है कि कुछ लोगों में ये सुनने को मिलता है कि रात में मतलब सोते सोते हार्ट अटैक आ गया। तो ये उन्हीं में से लोग होते हैं। तो कैसे पहचाने लक्षण, मतलब कैसे इसमें उसको मॉनिटर करें ताकि ये कभी उसके लिए वही कह रहा है, एक मशीन आती है उसको कहते हैं एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। उसको हम लोग लगा देते हैं पेशेंट को और भेज देते हैं घर। वो 24 घंटे वो आपका बीपी चेक करता रहेगा हर 15-15 मिनट में। अच्छा। तो हमें उससे पूरा पता चल जाता है कि इस पेशेंट का 24 आवर्स में बीपी का पैटर्न क्या है। इसके रात को अगर बीपी फॉल नहीं हो रहा है तो ये बहुत खतरनाक है उसके लिए। तो हम टाइमिंग ऑफ मेडिसिन और मेडिसिन कौन सी देना है उसको चेंज करते हैं इस हिसाब से, ताकि वो नॉर्मल पैटर्न में इनका ब्लड प्रेशर चलता रहे। जी बिल्कुल, तो इस तरह से मॉनिटर किया जा सकता है। अब हृदय संबंधी कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा हृदय संबंधी कौन सी समस्याएं इन दिनों देखने को मिल रही हैं? आपके पास कितने केसेस आते हैं इससे जुड़े हुए? आजकल हृदय संबंधित जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो है हार्ट अटैक, जिसको कहते हैं हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और दूसरा है हार्ट फेलियर। ये 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। तो हार्ट अटैक को हिंदी में अपन लोग हृदयाघात कहते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है बीमारी है जिसमें इंसान की जान चली जाती है। तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हार्ट अटैक में आपके सीने में दर्द होगा उल्टे साइड में। वो दर्द रेडिएट होकर आपके उल्टे हाथ में जा सकता है, यहाँ तक कि जबड़े में जा सकता है। कई बार हार्ट अटैक का पेन इतना सीवियर जबड़े में जाता है कि डॉक्टर मरीज डेंटिस्ट के पास चले जाता है कि कहीं दांत का प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन वो एक्चुअल में हार्ट का प्रॉब्लम रहता है। तो आपका हार्ट में ऐसा जकड़न होगा, ऐसे लगेगा कि किसी ने पत्थर रख दिया हो, भारी वजन रख दिया हो। तो ये साथ में हल्का सा पसीना आना और उल्टी होना, ये सारे लक्षण जो है ये हार्ट अटैक के हैं। ये लक्षण अगर आपको आए तो आप ध्यान दें मेरी बात को कि 3 पिल होते हैं, तीन दवाइयाँ होती है।
हाँ, जिसे लेकिन कुछ लोग इसको एसिडिटी की समस्या समझ बैठते हैं। 90% लोग हार्ट अटैक बोल के नहीं आते हमारे पास, बोलते हैं एसिडिटी हो रही है। जब ईसीजी करते तो दिखता है कि उनको हार्ट अटैक पड़ चुका है, और वो मानने को भी तैयार नहीं होते, कि वो सोचते कि मालूम नहीं डॉक्टर झूठ बोल रहा होगा। कोई मानता नहीं है कि हार्ट अटैक हो गया। एनीवे आजकल जागरूकता बढ़ गई है तो लोग मानने भी लग गए हैं। तो मैं 3 पिल की बात कर रहा था। एक डिस्प्रिन की गोली, 375 मिलीग्राम की, एक क्लोपिडोग्रिल की गोली 300 मिलीग्राम की, और एक एटोर्वास्टैटिन की गोली 80 मिलीग्राम की। ये 3 गोलियां आप हमेशा अपने पर्स में रखिए। कभी भी आपको ये लगे कि आपको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत ये 3 गोली ले लीजिए। तो ये 3 गोली आपको इस लायक बना देगा कि हार्ट अटैक रुक सकता है, या हार्ट अटैक थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, या आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि आए दिन अपन लोग न्यूज़ में ये देख रहे हैं कि कोई फिल्म स्टार एक्सरसाइज कर रहा था और वो वहीं पे ढेर हो गया। तो हार्ट अटैक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि आपके मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि शायद ये हार्ट अटैक नहीं है। और इसी सिलसिले में मैं कह रहा था कि एक हम लोगों में एक वर्ड है, उसको कहते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर वो टाइम होता है जो पहला 1 घंटा होता है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? हार्ट के मसल्स को जो खून सप्लाई हो रही है वो 3 कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इस आर्टरी के अंदर क्लॉट फंस जाए तो खून हार्ट के मसल्स को नहीं मिलता और हार्ट का मसल वो जगह डैमेज हो जाता है। वो जो डैमेज्ड मसल्स है वो हार्ट को बीट करने नहीं देता और इस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो क्लॉट जमा उसको रोकने के लिए ये 3 गोलियां सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भले ही आप इंजेक्शन लगवाते रहो और क्लॉट वो करते रहो। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि हार्ट अटैक अगर किसी को आया और कई बार ये सुनने को मिलता है देर होगी इसलिए बचा नहीं पाए, हाँ, तुरंत उपचार क्या किया जा सकता है? मान लीजिए घर पर किसी को हार्ट अटैक आ गया और घर के सदस्य अगर मौजूद हैं तो वो क्या करें तुरंत? वो ये जो 3 गोलियां हैं जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक डिस्प्रिन की गोली, एक एटोर्वास्टैटिन, घर पे रखना ही रखना है, हर घर पे रखना है, पर्स में रखना है, क्योंकि हार्ट अटैक कब आएगा आपको मालूम नहीं। आप अपने ऑफिस में भी रखिए, हर जगह ये 3 गोलियों की एक डिब्बी बना के रखिए। जब भी ऐसा कुछ लगे, अगर हार्ट अटैक आपको आया भी नहीं और आपने ये 3 गोली खा ली तो भी कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये 3 गोली मतलब खा ली, लग रहा है अगर कुछ अनईजीनेस, हाँ, जी जी, ताकि आपको पर्याप्त समय मिल जाए कि आप डॉक्टर तक पहुंच पाओ। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डोर टू नीडल टाइम। डोर मतलब आपका घर का दरवाजा और नीडल मतलब डॉक्टर ने कब सुई लगाई। ये टाइम जितना कम होगा उतना आपका हार्ट बच जाएगा। एक बार आपने 6 घंटे का टाइम निकाल दिया तो उसके बाद अगर हमने क्लॉट को घोल भी दिया तो भी वो मसल जिंदा नहीं होगा कभी जिंदगी में। मसल जो डेड हो जाता है उसकी लाइफ है 6 आवर्स। 6 आवर्स तक आपने उसका खून रोक के रखा तो भी उस मसल में जान बची रहती है। 6 घंटे बाद उसमें जान खत्म हो जाती है। तो उसको अगर अपन ने तब खोल दिया, एंजियोप्लास्टी कर दी तो भी कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से ब्रेन का जो स्ट्रोक होता है उसका टाइम है 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर अगर अपन ने क्लॉट को नहीं खोला तो ब्रेन आपका परमानेंट डैमेज हो गया। जो लकवा हुआ है वो लकवा जिंदगी भर रह जाएगा, कभी आपका लकवा ठीक नहीं हो सकता। तो समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट ने आके जैसे ही बोला कि चेस्ट पेन है और हमने ईसीजी करके कहा कि हार्ट अटैक है तो वो तुरंत फ़ोन उठा के चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, दोस्त और ये सबको फ़ोन लगाने लगता है। और इस दौरान जो हमें जो इंजेक्शन देना है, जिस बारे में हम बोलते हैं, वो समय निकल जाता है और पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता और ज़िंदगी भर 4 कदम चलने में उसकी सांस फूलती रहती है। उस वक्त बेहद ज़रूरी होता है। एक सवाल और रखूंगी मैं बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाइपर को अलग कर देते हैं, टेंशन को अलग कर देते हैं। तो हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की, क्योंकि घूमने की ज़रूरत है। तो बीच में हम चलते हैं घूमने की तरफ, और जो लोग उज्जैन नहीं गए हैं उज्जैन चलते हैं आप मेरे साथ, और वहाँ मैं आपको लेकर चलूँगी भरतरी की गुफाएँ। तो चलिए घूमते हैं। उज्जैन शहर न सिर्फ अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ कई ऐसे रहस्यमय स्थान भी हैं जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींचते हैं। उज्जैन में ऐसा ही एक स्थान है राजा भर्तृहरि की गुफा। जब हम भर्तृहरि गुफा की ओर जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें नाथ संप्रदाय के साधु भक्ति में लीन दिखाई पड़ते हैं। गुफा के रास्ते में सबसे पहले राजा भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ की तपस्या स्थली दिखती है। यहाँ गुरु गोरखनाथ ने कभी धुनी रमाई थी। गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली से जैसे ही हम
भर्तृहरि गुफा की ओर मुड़ते हैं। यहाँ पाताल महादेव, भैरव मंदिर और बेताल की प्रतिमा दिखती है, जिसके बाद हमें 2 गुफाएं नजर आती हैं, जिसमें गुफा नंबर 1 राजा भर्तृहरि की गुफा है, तो दूसरी उनके भांजे गोपीचंद की। ऐसी मान्यता है कि राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कदकाठी कितनी विशालकाय रही होगी। राजा भर्तृहरि की ये गुफाएं एक ऐसे राजा की कहानी कहती हैं जो पत्नी के धोखे से आहत होकर तपस्वी बन गया। उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे और उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्तृहरि विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तृहरि धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तृहरि की 2 पत्नियां थीं। फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। कथाओं के अनुसार भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे और वे उस पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। राजा भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ ने उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए एक फल दिया, जिसके खाने से कोई भी व्यक्ति हमेशा जवान बना रह सकता था, जिसे राजा भर्तृहरि ने अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दे दिया, जो कि राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। और यह फल कोतवाल ने किसी और को। अंततः वह फल फिर राजा के हाथ पहुंच गया। जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि रानी पिंगला किसी और पर मोहित हैं, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए और अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उज्जैन के वैभवशाली इतिहास में इस गुफा का वही स्थान है जो अन्य तीर्थ स्थानों और मंदिरों का है। क्षिप्रा के तट पर राजा भर्तृहरि की गुफा उज्जैन के वैभवशाली इतिहास की साक्षी है और एक ऐसे राजा की कहानी कहती है जिसने सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। तो दिल को खुश रखने के लिए घूमना भी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं फ़ोन नंबर, तो जो अभी अभी जुड़े होंगे प्रोग्राम से उनके लिए 0755-266-0049 और निःशुल्क सेवा 1800-233-0040। अब तो आपको रट जाना चाहिए, तो जल्दी से सवाल कीजिए क्योंकि अब समय और भी कम बचा हुआ है। सर फॉर्मूला 80 ये जानूंगी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये आया था हमारे पास कि जो लोग बीपी की दवाइयाँ खाते हैं और रात को सोते समय जो बीपी की दवाइयाँ खाते हैं, तो वो खानी ज़रूरी है या नहीं खाएं, नुकसान जी या सावधानी जो भी आप सलाह देना चाहें। हाँ, मैं इसमें ये कह रहा था कि दवाइयाँ असली में बहुत सारी तरीके की होती है ना। और दवाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब वो दवाई आपके शरीर में कितनी देर तक है। हाँ। तो नॉर्मल में जो दवाइयाँ आती है वो आपकी ब्लड प्रेशर को 16 घंटे 18 घंटे तक कंट्रोल रखती है। हाँ। 24 घंटे नहीं रखती है। हाँ। इस चक्कर में क्या होता है, आखिरी के जो 4 घंटे हैं उस समय आपका बीपी शूट अप हो जाता है और वही सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जो होने नहीं चाहिए थे। तो नॉर्मल में ये देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग में बीपी सबसे ज़्यादा शूट होता है।
इस वजह से वो टाइम को रोकने के लिए कई डॉक्टर्स है जो प्रेफर करते हैं कि मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है वो रात को खिलाऊं। तो रात को खाने से सुबह का ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ेगा। अच्छा। दवाई जो सिलेक्ट किया जाए वो ऐसा सिलेक्ट किया जाए जो 24 घंटे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखे, ना कि 16 घंटे या 8 घंटे कंट्रोल रखे। क्योंकि तरह तरह की मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन दिन में 2 बार खानी रहती है, कुछ मेडिसिन दिन में 3 बार खानी रहती है, और कुछ मेडिसिन है जो दिन में 1 बार खानी रहती है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करवाइए अपना, मतलब 24 घंटे का बीपी चेकअप करवाइए। उससे पता चल जाएगा कि आपका 24 घंटे ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं है। मान लीजिए आज मैंने बीपी चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, जी, क्या कल स्थिति ऐसी बन सकती है कि वो अनियंत्रित हो जाए? बिल्कुल बन सकती है। तो फिर मतलब बहुत- रोजाना चेक करना नहीं, पड़ेगा नहीं, मुझे? बहुत जल्दी में नहीं बदलता। लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे महीने 2 महीने में इंसान को एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। नॉर्मल में हम कहते हैं कि साल में एक बार करा लेना चाहिए हर इंसान को जो 30 साल के ऊपर हो। अगर आप बॉर्डर में पहुंच गए 140-90 के आसपास है तो आपको हर मंथ चेक करा लेना चाहिए। मौसम के अनुरूप भी हो जाती हैं चीजें। जी, तो बिल्कुल। गर्मी के समय में अगर ऐसा कुछ है तो कुछ सावधानियां आप दे दीजिए। गर्मी के समय में ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है, कम होता है, क्योंकि खून की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, और ठंड के टाइम में ब्लड वेसल सिकुड़ती है ठंड की वजह से, तो उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ठंड में अपन को ज़्यादा सतर्क रहना है, हार्ट वालों को भी सतर्क रहना है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। जी। दतिया से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश कुमार उनका नाम है, और गिरीश जी का सवाल जान लेते हैं। दतिया से गिरीश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल रखिएगा। जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, टीवी की आवाज कम कर दीजिए बिल्कुल। डॉक्टर नमस्कार। हाँ, डॉक्टर ये जो अटैक सा पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी गिरीश कुमार जी, डॉक्टर जो टीवी की आवाज कम कर दीजिए, सवाल पे ध्यान दर्द दीजिए। होता है उसमें कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती है। जी, चलिए धन्यवाद गिरीश जी। एक तो वो जो 3 दवाइयां आपने बीच में बताई थी उनको एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं दर्शकों को, और दूसरा कि जो भी उन्होंने अभी आखिरी शब्द, आखिरी लाइन कही थी, वो क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे ये? मुझे ऐसा लगता है वो जो 3 दवाइयां आपने बीच में बताई थी वो उनको पूछ रहे थोड़ा थे। सा हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो अगर आपको हार्ट अटैक का संभावना होती है, जिसके सिम्टम्स मैंने पहले बताए थे कि सीने में दर्द, उल्टे हाथ में दर्द जाना, जबड़े में दर्द जाना, हल्का सा पसीना आना, घबराहट होना, सीने में भारीपन लगना, ये इनमें से अगर सिम्टम आ रहे हो जी, तो आपको ये 3 दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। कौन सी 3 दवाइयाँ? जी, एटोरवास्टेटिन, एस्प्रिन हाँ, और क्लोपिडोग्रिल। ठीक, एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम लेना है आपको, एस्प्रिन 375 मिलीग्राम लेना है, हाँ। और क्लोपिडोग्रिल 300 मिलीग्राम लेना है। ये 3 गोलियों का डिब्बी बना के आप जगह जगह रख लीजिए, आपके ऑफिस में, आपके घर में, हर जगह, जेब में। हाँ। कभी भी ऐसा लगे या किसी और को ऐसा लगे तो ये 3 दवाई दे दीजिए। इन 3 दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं है और फिर भी आप खा लेते तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक हुआ तो ये आपको उतना समय दे देगा कि आप अस्पताल तक पहुंच सके। जी बिल्कुल। और अगला सवाल मैं रखूं उसके पहले फार्मूला 80 की आप बात करना चाह रहे थे, लेकिन दर्शकों को एक बार मैं बात करना चाहूंगी, दर्शकों से आपसे अनुरोध है कि जब भी आप सवाल रखें तो टीवी बंद कर दीजिए या उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, तभी सवाल अच्छे से सुनाई दे पाएगा। जी, फार्मूला 80। फार्मूला 80 मैं बताना चाह रहा था, जो बहुत ही प्रचलित फार्मूला है। जी, अगर आप 80 साल जीना चाहते हैं, हाँ, तो फार्मूला 80 की शुरुआत ही उससे है कि अगर आप 80 साल जीना चाहते ठीक है। हैं तो ये 80 का नियम को फॉलो करें। अब 80 का नियम ये है कि वेस्ट का जो आपका डायमीटर है, वेस्ट मतलब आपका पेट, ठीक है, पेट का जो आप डायमीटर नापते हो वो 80 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, पल्स रेट आप चेक करिए अपना, वो 80 के नीचे रखिए। ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक करिए, उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको 80 के नीचे रखना है। हाँ, दिन में कम से कम 80 बार स्माइल करना है, तो आप खुश रहेंगे। ये है फार्मूला। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है हाँ, उसको 80 के नीचे रखना है, ठीक। तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। आपको हफ्ते में 2 बार 80-80 मिनट वॉक करना है, तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना है 80 मिनट, हफ्ते में 2 बार कम से कम। आपको सिगरेट से 80 मीटर दूर रहना है, और ये सारी चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर लिया, हाँ, 80 मिलीग्राम एस्प्रिन खाना है, और अगर 80 मिलीग्राम एटोरवास्टेटिन खाना है।
अगर हार्ट अटैक हो गया तो एस्पिरिन खाइए, नहीं तो एस्पिरिन की ज़रूरत नहीं है। तो आप निश्चित ही 80 साल के ऊपर जी सकते हैं अगर ये और rule कभी of भी लस्सी 80 पी सकते हैं। सर, सांस फूलने के कारण, वो जो अभी सवाल आया था हमारे पास कॉलर का, उसमें आखिरी लाइन थी कि सांस फूलने के कारण जो क्या है क्या? जी, सांस जैसे कि अपन जानते हैं कि फेफड़े का काम है सांस लेना, हाँ, ठीक है। तो 2 बीमारियां हैं मेनली जिसको अपन को पता करना है कि सांस क्यों फूल रही, क्या इनका फेफड़ा जिम्मेदार है ठीक। या इनका हार्ट जिम्मेदार है, हाँ, ठीक है। हार्ट अगर जिम्मेदार है तो उसकी एक साधारण सी छोटी सी जांच होती है, उसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। हम इकोकार्डियोग्राफी भी 2 मिनट में करते हैं और उसमें हम बता देते हैं कि आपका हार्ट का पंपिंग एक्शन कम है। ठीक। अगर हार्ट का पंपिंग एक्शन कम होगा तो आपको सांस फूलेगी। सांस फूलने का आपको कैसे पता चलेगा? आप जीना चढ़ोगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, थोड़ी दूर चल के जाएंगे तो सांस फूल जाएगी, यहाँ तक के कि अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो तो नहाने के बाद भी आपकी सांस फूल जाएगी। अच्छा। तो वो हम लोग 2 मिनट में पता कर लेते हैं इकोकार्डियोग्राफी करके। अगर आपका इकोकार्डियोग्राफी में इजेक्शन फ्रैक्शन कम आ रहा है, 50 से कम है, 40 से कम है, तो हम उस हिसाब की दवाई आपको देंगे जिससे आपका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और आपका सांस फूलना रुक जाएगा। ठीक। दूसरा जो है वो है कारण है सांस फूलने का फेफड़ा। ठीक। तो उसके लिए जो टेस्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसमें फूंका जाता है, आपकी लंग की कैपेसिटी चेक की जाती है। अगर आपके लंग के जो छोटे छोटे ब्रोंकियल एल्वेलाई इनमें कोई रुकावट है तो वो हमारे उस टेस्ट में आ जाती है, तो उसकी दवाई अलग आती है, ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता कुछ है। लोगों में ऐसा भी होता है कि कमजोरी ज्यादा रहती है, दुबलापन है अगर, तो भी सांस फूलने तो भी लगती है। सांस मतलब फूलने बोलते हैं ना, अरे कितना कमजोर इंसान है, नहीं, इतने में मोटापा ही भी सांस फूल ज्यादा गई। हो तो भी, अच्छा, जो ज्यादा मोटे होते हैं उनकी उन भी लोगों सांस को फूलती बहुत है और सांस ज्यादा फूलती है। दुबले होने पर भी फूलती है। हाँ, मतलब वीक है, कमजोर है, हाँ। तो वो जनरलाइज वीकनेस है, वो अपन देख के ही पहचान जाएंगे कि ये बहुत ही कमजोर इंसान है, इस वजह से इसकी सांस फूल रही होगी। लेकिन जो मेजर 2 चीज़ है वो ये देख लेना चाहिए कि फेफड़े की वजह से सांस फूल रही है कि हार्ट की वजह से फूल रही है। फेफड़े की दवाई अलग है, हार्ट की दवाई अलग है। सांस फूलने की दवाई एक नहीं होती, ठीक कई है। कारण होते हैं, उनमें से जो भी आ जाए। जी, क्या एक बीमारी दूसरी बीमारियों को भी घर कर लेती है? जैसे गुस्सा करना भी एक बड़ी बीमारी है, और जो जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि इसको तो गुस्सा करने की लत लग गई है, तो ये बहुत बुरी तरीका, क्योंकि गुस्सा करने से भी हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी बीमारियां। बिल्कुल तो मैं चाहूंगी कि क्रोधित होने वाले लोगों के लिए कुछ सलाह आपकी। बिल्कुल। क्रोध जैसे ही आए तो लंबी लंबी सांसें लो या उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, 10, 9, 8, 7, 6, 5 कर लो, अगर 10 में आपकी क्रोध कम होता हो। नहीं तो फिर 100 से शुरू करना गिनती गिनना, ठीक है ना। तो मेन क्या है, जैसे ही आप क्रोध करते हो तो आपका सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है बॉडी में। हाँ। आपका दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हाँ, समझे। तो एक स्टडी की गई थी, बड़ी दिलचस्प स्टडी थी। हाँ, एक इंसान को भयंकर क्रोध दिलवाया गया, ठीक। ठीक है, उसका ब्लड निकाल लिया गया हाँ। और चूहे में इंजेक्ट कर दिया गया, वो चूहा मर गया। इतने नेगेटिव टॉक्सिन्स आपके ब्लड में आ जाते हैं एक बार क्रोध करने से। तो आप ना खुद क्रोध करें या यहाँ पे क्रोधित लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैसेज दे देते हैं हाँ, कि कि- मुस्कुराइए कि आप दूरदर्शन के कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्रोध नहीं करना है। और मुझे लगता है कि गुस्से को हटाने का काम गाने भी करते हैं। मनोरंजन तो लगता है कि दिल अच्छा खुश कर देता है। तो चलिए गाने की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ओम शांति ओम करते हैं। खासतौर से आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी बीमारियां। हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी बीमारियों से अगर आपको बचना है तो आपको एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। अब उस हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुश रहना। आप खुद खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए तो आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। पूरे टाइम अगर आप टेंशन में रहेंगे या चिड़चिड़ाते रहेंगे या गुस्सा करते रहेंगे तो आपको कोई दवाई या कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ठीक आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको खुश रहना है। दूसरा, अपन खान पान पे आते हैं। तो अपने जो थाली है जो बना रहे हैं अपन खाने के लिए, उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स होना बहुत ज़रूरी है। और वो वेजिटेबल्स भी रंग बिरंगी हो, एक ही कलर के ना हो, मतलब हरा भी हो, लाल भी हो, पीला भी हो, और जितना अनकुक्ड हो उतना अच्छा है। हाँ। सलाद जैसा हो। ठीक। अपने प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो, जैसे कि रोटी हुआ, चावल हुआ, इनकी मात्रा कम हो, और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। प्रोटीन जैसे अपन मान लेते हैं दाल हुआ, राजमा हुआ, चना हुआ, सत्तू हुआ, इवन कटहल जो है वो ग्रेड 1 प्रोटीन है। तो ये सारे हाई प्रोटीन डाइट आपको लेने हैं। इंडियंस को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अपना जो डाइट की थाली बनती है उसमें 65% कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, और प्रोटीन की मात्रा कम रहती है। अपन को नॉर्मल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है,
और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी है, तो अपन आधे बीमारियों से बच जाएंगे। रेगुलर आपको फ्रूट्स लेना है, वो जो सीजनल फ्रूट्स है वही लेना है, कोई स्पेशल फ्रूट लाने की जरूरत नहीं है। जो मिलता है जिस सीजन में उसकी फ्रेश फ्रूट आप खाइए। इस वक्त हम वाटरमेलन मतलब तरबूज और वाटरमेलन खरबूज खूब खाइए, तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, वो दोनों ही चीज खूब मिल रही है, खीरा ककड़ी मिल रही है, ये रेगुलर लेते रहे। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत रहती है, जितनी रंगीन चीजें होंगी उतनी एंटीऑक्सीडेंट्स रहेंगी। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको एजिंग प्रोसेस से रोकेगा। एक भ्रांति भी है कि तरबूज खाने से डायरिया हो जाता है, इसलिए लोग तरबूज से दूरी बना लेते हैं। वो तरबूज खराब होगा इसलिए डायरिया हो जाता है नॉर्मल में, मतलब इस वजह से नहीं है कि नोट कीजिएगा। फ्रूट्स तो आपको लेना ही है, जितना फ्रूट्स लेंगे। आज के जो अपन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बता रहा हूँ जी। कि आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अपन को कोई भी चीज़ ताज़ी नहीं मिल रही है, उसमें वो लोग इंजेक्शन लगा दे रहे हैं पिटोसिन का, या इंसेक्टिसाइड डाल दे रहे हैं, या पेस्टिसाइड्स डाल दे रहे हैं। तो ये इतना खतरनाक हो गया कि अब इंडिया जो है कैंसर का भी कैपिटल बनने वाला है। इतनी ज़्यादा कैंसर होने लगी। अब पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस चलता है। ये सुन के ही हाइपरटेंशन हो जाएगा। पंजाब में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो गया कि वहाँ के गेहूँ और वहाँ के जो बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है उससे कैंसर ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए एनीवे अपन लाइफस्टाइल में आते हैं। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है 30 से 35 मिनट कम से कम। उसमें बहुत हेवी एक्सरसाइज ना करें, ब्रिस्क वॉकिंग कर लेंगे तो भी चल जाएगा। स्ट्रेस ना ले, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह के काम करने का वातावरण को इतना अच्छा रखिए कि वहाँ पे भी आपको कोई स्ट्रेस ना हो। नमक की मात्रा को कम कीजिए। अपन नॉर्मल में 10 ग्राम नमक लेते हैं। सवाल आपसे कर लेती है क्योंकि मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी वो आगे होगा। जो आपने वर्क प्लेस में तनाव की बात की ना, तो वो जो लाइन है ना कि मैं तनाव लेती नहीं, तनाव हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। थोड़ा पूजा पाठ करें तो मन शांत रहेगा, तो स्ट्रेस नहीं लेंगे। आदमी चिल्लाते रहे, अपना कान बंद रखो, स्ट्रेस बिल्कुल ना लो। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये इंसान स्ट्रेस दे सकता है तो उससे दूरी बनाए रखना ही ज़्यादा अच्छा है। खाने में नमक की मात्रा कम लेना है। ठीक है। नॉर्मल में 10 ग्राम नमक अपन लोग ले लेते हैं, उसको अपन को कट डाउन करके 5 ग्राम में लाना है। जितना कम आप नमक लेंगे उतना अच्छा है। सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है, जैसे कि सफ़ेद नमक है, सफ़ेद चावल है, सफ़ेद शक्कर है, ये सब चीज़ों से आप दूर रहोगे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जी, यानी कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर अगर ध्यान रख ली जाए तो बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दवाइयों से जिंदगी नहीं चला करती, बिल्कुल नहीं, और दुआओं से भी नहीं चलती है। हर पेशेंट आके यही सोचता है कि दवाई दे दो मेरा वजन कम हो जाए, दवाई दे दो मेरा बीपी ठीक हो जाए, दवाई दे दो शुगर ठीक हो जाए। तो हर चीज़ के लिए दवाई ले लेके करना, ये कोई वो नहीं है। ये सारे लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। अपन ने अपनी लाइफस्टाइल खराब कर ली, इस वजह से ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और ये सारी बीमारियां अपन को हो रही। अगर अपन अपना लाइफस्टाइल को अच्छा करेंगे तो निश्चित ही अपन इन बीमारियों से बच सकते हैं। 100 प्रबंधन का खेल है सर, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और जितने आसान भाषा में आपने समझाया, इतनी पूरी देर मेरे चेहरे पर लगातार स्माइल बनी हुई थी, तो आपको भी मजा आया होगा। और लास्ट में अगर कुछ खास मैसेज, मुझे ऐसा लगता है एक की पॉइंट अगर आप देना चाहें दर्शकों की को। पॉइंट हाइपरटेंशन के लिए ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर 120/80 ही रखना है। उसके ऊपर जो भी है वो सब गड़बड़ है। ये अपने टारगेट ऑर्गन्स को खराब कर देते हैं, जिनमें से मेन है अपना ब्रेन है, रेटिना है, किडनी है, हार्ट है। हार्ट में हार्ट फेलियर कर देगा, आंखों का विजन चला जाएगा, ब्रेन में स्ट्रोक कर देता है। इस वजह से आप अपने बीपी को चेक करवाइए रेगुलर, और बीपी को 120/80 से नीचे रखिए। एक सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। अभी युवाओं में ना हुक्का बार इन सब का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो उनकी लाइफस्टाइल इन दिनों ज़्यादा बिगड़ गई है। मतलब पश्चिमी जो संस्कृति ज़्यादा हावी हो रही है युवाओं पर, तो कुछ युवाओं को के लिए अगर आप। युवाओं का तो ये जो जनरेशन देखा जा रहा है, वो लोग दो ही चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कि बॉडी बनाने में और दूसरा हुक्का बार में। हाँ, ठीक। और इस बॉडी बनाने में ये लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी इनके हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग और मसल्स बनाने का एक्सरसाइज करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आजकल रेगुलरली अपन देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन जिम में से किसी की बॉडी निकल रही है, क्योंकि वो लोग ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज उतना ही करें जितना आपको ज़रूरत है। उसके लिए एक फॉर्मूला है एक्सरसाइज के लिए। 220 माइनस एज, 220 माइनस आपका एज। ठीक है। तो जैसे आपका एज 40 साल है, तो 220 माइनस एज हो गया 180। ठीक है। ये 180 जो है ये आपका टारगेट हार्ट रेट है। इसका 85% पहुंचने की कोशिश करना है हफ्ते में 2 बार। ठीक। कि आपकी दिल की धड़कन को इतनी तेज करो
हाँ। कि आप टारगेट हार्ट रेट पे पहुंच गए। इस टारगेट हार्ट रेट में आपके छोटे से छोटे खून की नलियां सब खुल जाती है शरीर की, तो कभी आपको अटैक हुआ तो आप बच सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारी, मैंने तो सब नोट डाउन कर लिया है। सर से बात जो कर रहे थे हम, सवाल और उनके जो जवाब मिले आपने भी नोट डाउन कर लिया होगा, पूरा यकीन है। तो फिलहाल के लिए सर को यही धन्यवाद करते हैं, दर्शकों की तरफ से भी, हमारी दूरदर्शन टीम की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर सव्यसाची गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बात जो मुझे सर से सीखने को मिल गई, पूरे टाइम खुश रहने वाली बात को आपने एम्फसाइज किया, जोर दिया खुश रहने पर। तो खुशी के लिए काम करेंगे तो शायद खुशी ना मिले, लेकिन ये जरूर सीख लिया कि खुश होकर काम करेंगे तो खुशी और कामयाबी दोनों ही मिलेंगे। फिलहाल के लिए दूरदर्शन के इस नमस्कार एमपी कार्यक्रम में इतना ही। और सुनिए, शाम को 7 बजे रिपीट होगा कार्यक्रम, तो देखना ना भूलें। नमस्कार एमपी, नमस्कार।